Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu analysis for 24th of August 2026. तो 24 अगस्त 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आई होप आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा. प्लीज डू लाइक इट. अगर आप लोग 100-150 लाइक नहीं करेंगे तो यार तो फिर मेरी तो हिम्मत ही टूट जाएगी, कैसे बनाऊंगा मैं वीडियो. तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड. अगर आप लाइक कर सकते हो तो करें प्लीज. स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को. देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है. सबसे पहली न्यूज देखो, सर्च कंटिन्यूज फॉर 22 फ्रॉम वेसल दैट सैंक ऑफ उड़ीसा. ऑफ उड़ीसा मतलब उड़ीसा कोस्ट के आसपास कहीं जाकर के एक शिप है जिसका नाम है एमवी ओशियन विनर. नाम याद रखना, एमवी ओशियन विनर. कई बार पूछ लेते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी, है ना. तो एमवी ओशियन विनर याद रखना. इट वाज कैरिंग आयरन ओर फ्रॉम उड़ीसा. आयरन ओर कैरी कर रहा था उड़ीसा से. उड़ीसा के पोर्ट का नाम क्या है? तो पारादीप पोर्ट. ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. द पोर्ट नेम इज पारादीप पोर्ट एंड पारादीप पोर्ट से वो कैरी कर रहा था. इस शिप में क्रू थे, 24 क्रू थे, जिसमें 20 चाइना के थे, 3 म्यांमार के थे और एक बांग्लादेश के थे. ठीक है ना. तो 20 वर फ्रॉम चाइना, 3 वर फ्रॉम म्यांमार एंड 1 वॉज फ्रॉम बांग्लादेश. और अभी भी बहुत सारे क्रू मेंबर्स, जिसमें लगभग 22 क्रू मेंबर्स है जो कि मिसिंग है. राइट नाउ 22 क्रू मेंबर्स आर मिसिंग. एमवी ओशियन विनर इज द नेम. आयरन ओर कैरी कर रहा था फ्रॉम उड़ीसा, पारादीप पोर्ट. अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हैपेंड. और ये जो शिप है बेसिकली इट बिलोंग्स टू अ पर्सन हु इज इन फूजियान चाइना. याद रखना. अब इसमें एक और टर्म है इक्वेसिस. इक्वेसिस याद रखना, इट इज अ ग्लोबल मर्चेंट शिपिंग डेटाबेस. तो याद रखना इक्वेसिस नाम याद रखना, ग्लोबल मर्चेंट शिपिंग डेटाबेस. इक्वेसिस, इक्वेसिस द नेम ऑफ द ग्लोबल मर्चेंट शिपिंग डेटाबेस, है ना. अगर हम थोड़ा सा एमवी ओशन विनर की बात करें तो ओशन विनर इज अ पनामा फ्लैग शिप्स क्रू विच इंक्लूडेड 20 फ्रॉम चाइना, 3 फ्रॉम म्यांमार एंड 1 फ्रॉम बांग्लादेश. शिप बिल्ट इन 1998. ये कब बना था? 1998 में. इट हैज चेंज्ड हैंड्स मेनी टाइम एंड इट्स करंट ओनर्स आर लोकेटेड इन फूजियान चाइना, जो मैंने आपको बताया. एंड लास्ट इंस्पेक्शन जब हुआ था शिप का, बांग्लादेश अथॉरिटीज रिपोर्टेड 3 डेफिशिएंसीज इंक्लूडिंग इन इट्स मैग्नेटिक कंपास. तो 3 डेफिशिएंसीज बांग्लादेश ने ऑलरेडी पॉइंट आउट की थी, बट फिर भी इसको यूज कर रहे थे जो इसके ओनर थे. तो दैट इज द बिग थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है. इक्वेसिस आप जरूर याद रखना. इट इज अ ग्लोबल मर्चेंट शिपिंग डेटाबेस, इक्वेसिस. तो ये भी आप याद रखना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. पहली न्यूज ये हो गई, ठीक है ना. दूसरी जो न्यूज है वो एक थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज है. कांग्रेस फ्लैग्स एन abnormal 10-day डिले इन लोकसभा प्रोरोगेशन. अब यहाँ पर बात चल रही है प्रोरोगेशन की. तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो क्या होता है कि जब भी पार्लियामेंट के हाउस को सम्मन किया जाता है तो सम्मन की पावर किसके पास है? पहली चीज तो ये भी याद रखना, सम्मनिंग ऑफ द हाउस इज डन बाय द प्रेसिडेंट, है ना. प्रेसिडेंट सम्मन करता है हाउसेस को, यानी बुलाता है कि भैया आओ चलो बैठक करते हैं. और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल ये बोलता है कि किसी भी 2 सेशन के बीच में, पार्लियामेंट के किसी 2 सेशन के बीच में शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ गैप, है ना. मतलब 6 महीने के अंदर ही आपको 2 सेशन करने हैं. 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए किसी भी 2 सेशन के बीच में. तो इंपॉर्टेंट है. पार्लियामेंट कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज याद रख, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है कि आपका एक मानसून सेशन होगा, आपका एक विंटर सेशन होगा, आपका एक बजट सेशन होगा. ऐसा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता, याद रखना. ये हमने अपने ईज के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए बना रखे हैं डिवीजन. कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा डिवीजन नहीं करता है. कॉन्स्टिट्यूशन केवल इतना बोलता है कि नो 2 सेशन शैल हैव अ गैप मोर देन 6 मंथ. मतलब 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए. मतलब 6 महीना मैक्सिमम टाइम है जब 2 सेशन हो इसके बीच में, ना. उससे ज्यादा टाइम नहीं लग सकता. अब मैंने समनिंग आपको बता दी कि समनिंग ऑफ द हाउस इज डन बाय द प्रेसिडेंट. अब इसमें क्या होता है, जैसे स्पीकर लोग बैठते हैं, स्पीकर हेड करता है सेशन को. अब क्या होता है, मान लो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत हल्ला हो रहा है, तो कई बार क्या होता है कि जो स्पीकर होता है वो बोलता है द हाउस इज एडजर्न्ड टिल टुमारो. एडजर्न्ड टिल टुमारो या टिल टुमारो 11 PM या टिल 2 PM, जो भी ऐसा करना है. तो जब ये होता है इसको बोलते हैं सिंपल एडजर्नमेंट. जब आप एक नेक्स्ट कन्वीन यानी नेक्स्ट टाइम बैठने की टाइम पीरियड बता के जाओगे, अगर आप नेक्स्ट टाइम बैठने का टाइम पीरियड बता के जाओगे तो उसको सिंपल एडजर्नमेंट बोलते हैं. जैसे बोल दिया ना, एडजर्न टिल टुमारो, मतलब अब कल, पता है कल, टिल टुमारो मतलब कल जब हाउस का टाइम होगा तो फिर बैठना है, दोबारा रिकन्वीन हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट. एक होता है एडजर्नमेंट सिने डाई. याद रखना, ये टर्म यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा, मेरे हिसाब से लिखा ही था. तो एडजर्नमेंट सिने डाई मैं लिख देता हूँ, चलो आप लोग के लिए. ये देखो लिखा है एडजर्नमेंट, एडजर्नड सिने डाई.
तो ये जो टर्म है ये जरूर याद रखना, इसका नाम है एडजर्न्ड सीने डाई। सीने डाई का मतलब क्या होता है कि कोई टाइम पीरियड नहीं बताया जाता, इंडेफिनिट टाइम के लिए इसको एडजर्न कर दिया जाता है। मतलब कि आपको ये नहीं बताया जाता कि दोबारा कब रिकन्वीन होगा। तो एक्चुअली प्रोसेस यही है कि स्पीकर इस पहले उसको एडजर्न सीने डाई करता है, फिर जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के पास फिर पावर होती है, फिर वो फाइनली प्रोरोगेशन करता है। द हाउस इज प्रोरोग्ड, यानी हाउस का जो प्रोरोगेशन है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो जैसे लिखा है प्रोरोगेशन फॉर्मली क्लोजेज अ सेशन। एक्चुअल में जो सेशन क्लोज होता है वो प्रोरोगेशन के बाद क्लोज होता है, ना कि एडजमेंट के बाद क्लोज होता है। ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी कि आपने एडजर्न्ड सीनेट आई तो हो गया, एडजर्न्ड सीनेट आई था तो आपने प्रोरोग क्यों नहीं किया? अभी 10-15 दिन का टाइम एक्स्ट्रा कैसे बीत गया है ना? व्हाट आर यू प्लानिंग? दैट इज द बिग थिंग। प्रेसिडेंट टर्मिनेट करता है सेशन ऑफ द हाउस अंडर आर्टिकल 85 सब सेक्शन 2 एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट may be consulted may before the advice is submitted। तो प्रेसिडेंट जो है वो टर्मिनेट करता है फाइनली हाउस को अंडर आर्टिकल 85 सब क्लॉज 2, मतलब आर्टिकल 85 का क्लॉज 2 याद रखना, इसके अंदर प्रेसिडेंट टर्मिनेट करता है। और टर्मिनेशन का जो टाइम वो होता है प्रोरोगेशन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है ना? आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वामन अवतार को दिखाया जाता है। वामन आप सबको पता है इट्स री इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, है ना? याद रखना। एंड महाबली जो था, असुर किंग था उस समय बलि, महाबली जो कि दानी का कहलाता था, याद रखना। आप लोगों को पता है ये ओणम के रिचुअल में यूज होते हैं, तो ओणम रिचुअल में याद रखना इसको यूज किया जाता है। ओना थप्पन बोलते हैं इसको, ओना थप्पन। एंड केरला का नया नाम केरलम हो ही चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे, कुछ कंसेप्ट आपके रिवाइज हो रहे होंगे, ये याद रखना। अब थोड़ा यहाँ पे ईरान की भाषा लड़खड़ा रही है। ईरान अब बोल रहे हैं कि भाई एमओयू कर लो क्योंकि हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है। तो ईरान इज नाउ अंडर मतलब लॉट ऑफ प्रेशर सिंस वहां पे ब्लॉकेड लगे हुए हैं, ब्लॉकेड्स लगे हैं, तो उनका ट्रेड नहीं हो पा रहा है। दूसरा सैंक्शंस लगा रखा है यूएस ने, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी कंट्रीज भी सैंक्शंस लगाती हैं जो यूएस की पार्टनर कंट्रीज हैं, तो ट्रेड में भी कमी होगी। जब ट्रेड कमी होगी, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं ईरान के लिए। देखो अमेरिका वॉर झेल सकता है, लेकिन ईरान इतना लंबा वॉर अब नहीं झेल सकता। इस कारण से दे आर प्लानिंग फॉर एन एमओयू की भैया किसी तरीके से एमओयू किया जाए और वॉर से बाहर निकला जाए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। अगला है डिगिंग फॉर गोल्ड। अब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है ऑन द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल 2026, जिसको दोनों हाउसेस ने पास कर दिया एंड इट बिकेम एन एक्ट आफ्टर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसको एक्ट बन गया, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है 2026 का ये। अब ये एक्ट क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 2024-25 की अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताया कि ऐसे मिनरल्स जो कि एक्सक्लूड करते हो एटॉमिक फ्यूल एंड माइनर मिनरल, मतलब एटॉमिक फ्यूल और माइनर मिनरल नहीं इंक्लूडेड है, ऐसे मिनरल्स 20 स्टेट्स में है। एंड उन 20 स्टेट्स में से इसका 97.7% जो मिनरल्स हैं, मतलब लीविंग द एटॉमिक एंड माइनर मिनरल, 97.7% जो टोटल वैल्यू है उन मिनरल्स की, वो 8 स्टेट्स में है, जिसमें सबसे ज्यादा कहां पर है? उड़ीसा में। तो लार्जेस्ट शेयर जो मिनरल्स का है बाय वैल्यू वो उड़ीसा में है 43.49%, उसके बाद राजस्थान 16.26%, देन छत्तीसगढ़ 13.69, देन कर्नाटका 4th 5th है, महाराष्ट्र 6th पे है, झारखंड, देन मध्य प्रदेश 7th, देन आंध्र प्रदेश 8th। रिमेनिंग 2% जो है बाकी के 12 स्टेट कंट्रोल करते हैं। अब ये जो एमएमडीआर एक्ट है ये क्या बोलता है? एमएमडीआर एक्ट बेसिकली एक्सट्रैक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में बताता है कि किस तरीके से इनको दे हैव टू बी गाइडेड बाय लॉन्ग टर्म नेशनल गोल्स। इसके अलावा इट आल्सो साइट्स हेवी एंड नॉन यूनिफॉर्म टैक्सेस एज एडवर्सली अफेक्टिंग मिनरल प्रोडक्शन। जो एमएमडीआर एक्ट है वो कहता है कि जो ये टैक्सेस लग रहे हैं ना माइनिंग पे और इन सब चीजों पे, ये बहुत ज्यादा मिनरल प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। इसी कारण से जो एमएमडीआर एक्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले लिया है रेगुलेशन ऑफ मिनरल बियरिंग लैंड्स का। ऐसे लैंड जहां पे मिनरल्स है उनका कंट्रोल कौन ले लेगा? सेंट्रल ले लेगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि कोई टैक्स नहीं, कोई सेस नहीं, कोई लेवी नहीं लगा सकता स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मिनरल राइट्स और मिनरल बियरिंग लैंड्स। मिनरल राइट्स और मिनरल बियरिंग लैंड्स पे कोई टैक्स आप, कोई सेस आप नहीं लगा सकते। अब ये देखो बहुत बड़ी पावर है।
क्योंकि आप एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर ही लेते जा रहे हो। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हम कोई पावर नहीं ले रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, हम केवल और केवल मतलब इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मिनरल्स माइनिंग और ये सारी चीजें जो है वो नेशनल गोल्स के साथ अलाइन रहे और वो मतलब उनके साथ कुछ गलत ना हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि माइनर मिनरल्स को तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया है इसीलिए मैं भी आपको बार बार बोल रहा था कि एक्सक्लूडिंग एटॉमिक एंड माइनर मिनरल्स, है ना। तो ये याद रखना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी कि जो एमएमडीआर एक्ट है किस तरीके से वो अफेक्ट करेगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो स्टेट्स हैं, जैसे कि अब ये उड़ीसा जैसे स्टेट्स हैं या राजस्थान जैसे स्टेट्स हैं, वहां बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि अमेंडमेंट हो गया है। अब ये अमेंडमेंट है कैसा ये भी देख लो। एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2026 का जो है ये इट्स एन अमेंडमेंट टू द 1957 एक्ट। एक्चुअल जो एक्ट है वो 1957 का एक्ट है ना। एंड सेक्शन 2 नाउ प्रोवाइड्स दैट द फेज रेगुलेशन ऑफ माइंस विल बी फॉलोड बाय एंड मिनरल बियरिंग लैंड, है ना। याद रखना रेगुलेशन ऑफ माइंस और मिनरल बियरिंग लैंड दोनों का ही रेगुलेशन जो है बेसिकली मिनरल बियरिंग ये यूनियन गवर्नमेंट को कंट्रोल एक्सपैंड कर रहा है। क्योंकि पहले क्या था, रेगुलेशन ऑफ माइंस हुआ करता था, पहले केवल रेगुलेशन ऑफ माइंस हुआ करता था, बट अब माइंस नहीं, अब ऐसे लैंड जो कि मिनरल बियर कर रहे हैं उनका भी रेगुलेशन, ठीक है। जबकि लैंड कहाँ का सब्जेक्ट होता है, स्टेट का सब्जेक्ट होता है। तो एक तरीके से स्टेट की पावर के साथ आप वो कर रहे हैं, ट्वीक कर रहे हो। आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, स्टेट को ही प्रोहिबिट कर रहे हो कि आप अर्न नहीं कर सकते, आप टैक्स नहीं ले सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है एमएमडीआर एक्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आपको आ गया होगा। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है। देखो ये सारी चीजें भूलना नहीं और इनको लिख लिया करो नोट्स के फॉर्म में जब भी मैं बताऊं। तो ये सब कोई आप इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है जो अभी ऊपर निकलती जा रही है, तो आप ये मत सोचना कि क्या निकल रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने असम गवर्नमेंट को बोला है कि भैया माइनिंग हो रही थी काजीरंगा के आसपास, तो आपने कुछ किया क्यों नहीं। काजीरंगा आप सबको पता है इट्स अ नेशनल पार्क जो कि विच इज वेरी फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसरस। तो सिंगल हॉर्न राइनोसरस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एंड इको सेंसिटिव जोन है जो काजीरंगा नेशनल पार्क की, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था पैनल और असम गवर्नमेंट के लिए कहा था कि जब भी आप माइनिंग और ये सारी चीजें होंगी तो आप इस पैनल के थ्रू ही, पैनल जैसा जैसा कहेगा वैसा करके ही आप करोगे, है ना। तो वहां पर कुछ माइनिंग एक्टिविटी थी जिसको कंट्रोल नहीं किया गया। एंड आप सबको पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज बेसिकली एन हैबिटेट ऑफ वन हॉर्न राइनोसरस, है ना। इसके अलावा एक देखो इसमें एक और लोकेशन लिखी है, तो वो भी लिख लो, परकूप पहाड़ रेंज, है ना। पारकूप पहाड़ रेंज देखो लिख लो। जो मेन इशू है कौन से एरिया का है, तो पारकूप, PARKUP, पारकूप पहाड़ रेंज, PAHAR पहाड़ रेंज, ठीक है ना। एंड ये बेसिकली यहाँ पे ही CEC जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका बेसिकली इशू है कि उसके जो गाइडलाइंस है, उसके डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया गया है। आरटीआई के थ्रू ये पता चला। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अच्छा, कौन सी नदी है जो कि काजीरंगा के आसपास गुजरती है, अगर आप गूगल करके ही बता सके तो बहुत अच्छा होगा। ग्लोबल स्पेस नॉर्म्स फाइंड अ फर्म फुटिंग इन इंडियाज न्यू री एंट्री रूल्स। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शिप जब बाहर जाता है, शिप मतलब यहाँ पे उसकी एविएशन वाली बात चल रही है, मतलब एविएशन इन द सेंस जो स्पेस में भेजते हैं, है ना। उसके बाद अब आजकल री एंट्री का भी आ गया ना प्रावधान। री एंट्री मतलब कि वो मल्टीपल एंट्री हो सकती है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट हो सकते है। तो री एंट्री के रूल्स की बात चल रही है। ऑथर ने कहा है, जो जो चीजें मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अब देखो क्या है कि सैटेलाइट ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं, दे आर डेलिबरेटली ब्रिंगिंग सैटेलाइट्स डाउन एट द एंड ऑफ देयर ऑपरेशनल लाइव्स एज पार्ट ऑफ पोस्ट मिशन डिस्पोजल इन ग्रेट नंबर। बहुत सारे सैटेलाइट ऑपरेटर्स है जो सैटेलाइट्स को वापस ला रहे हैं, री एंट्री करा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ पोस्ट मिशन डिस्पोजल। अब देखो उसी कारण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास ऐसे रूल्स रहे जो कि री एंट्री के रूल्स रहे। देयर शुड बी रूल्स फॉर री एंट्री, अदरवाइज वो तो कुछ भी होगा, है ना। तो यहाँ पर इंडिया का जो इन स्पेस है उसने री एंट्री के रूल्स ले आए थे। और इसमें तीन जो गाइडलाइंस आई है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। पहला अकाउंटेबिलिटी। ऑथर ने कहा कि हमारे जो रूल्स है उसमें पहली अकाउंटेबिलिटी है। एनी इंडियन एंटिटी अंडरटेकिंग अ प्लान्ड री एंट्री वेदर विद इन और आउटसाइड इंडियन टेरिटरी नाउ रिक्वायर्स द इन स्पेस ऑथराइजेशन। कोई भी इंडियन एंटिटी अगर री एंट्री के लिए सोच रही है तो उसको पहले तो इन स्पेस का ऑथराइजेशन चाहिए। इन स्पेस आप सबको ये भी पता होगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिकली योर
इसरो, है ना। एंड इन स्पेस का क्या है, मेन है कि जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है स्पेस सेक्टर का, उसको मॉनिटर और उसको ये सारी चीजें करना, ठीक है ना। तो उन्होंने यही कहा कि भाई पहले अगर आपको री एंट्री करनी है, चाहे इंडियन उसमें करना हो चाहे बाहर करना हो, अगर इंडियन एंटिटी है तो आपको पहले किसका अप्रूवल चाहिए, इन स्पेस का चाहिए, और मतलब आपको बताना पड़ेगा इन स्पेस को, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि इसका मेन एम है टू क्रिएट द अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि कई बार कमर्शियलाइजेशन के कारण अकाउंटेबिलिटी गैप आ जाता है, तो उस गैप को भरने के लिए उन्होंने कहा कि भाई एंट्री आप जब भी करेंगे तो शुड बी अ प्लान्ड री एंट्री, ऐसी हैफजर्ड नहीं होनी चाहिए। दूसरा, रिस्क मस्ट बी एक्सेप्टेबल। गाइडलाइंस ये भी कहती है जो कैजुअलिटी रिस्क है, इट शुड रिमेन बिलो 1 in 10,000, हर 10,000 में एक से भी कम होनी चाहिए। द कैजुअलिटी रिस्क शुड बी लेस देन 1 in 10,000, है ना। तो दैट शुड बी द लेवल ऑफ कैजुअलिटी रिस्क एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय सर्वाइवेबिलिटी एंड ग्राउंड कैजुअलिटी असेसमेंट। तो आपको सर्वाइवेबिलिटी एंड ग्राउंड कैजुअलिटी असेसमेंट भी करने पड़ेंगे। एंड ऑपरेटर हैज टू एनालाइज फेलियर सिनेरियोज, they have to analyze fragmentation pattern, then deorbit plans, फ्लाइट पाथ एंगल्स, डेंजर जोन्स, एंड ये सारे रिजल्ट शेयर भी करने पड़ेंगे। तो रिस्क जो है आपको वो भी देखना पड़ेगा कि लेस देन 1 in 10,000 होना चाहिए, इतना मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट होना चाहिए, और उसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। देन थर्ड उन्होंने बोला है परमिशंस। एज पर द गाइडलाइंस, इन स्पेस विल री-वेरीफाई द लेटेस्ट री-एंट्री पैरामीटर्स अप्रोक्सीमेटली 3 months बिफोर द प्रपोज्ड ऑपरेशन। तो प्रपोज्ड ऑपरेशन के 3 महीने पहले इन स्पेस री-वेरीफाई करेगा लेटेस्ट री-एंट्री पैरामीटर्स को। एंड इसके बाद if planned re-entry is decided upon after launch, the operator must apply at least 6 months in advance। मतलब कि मान लो लॉन्च के टाइम पे ही री-एंट्री की बात आपने कर लियो, तो भी आपको री एंट्री के 6 महीने पहले दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो परमिशन की वो भी है कि ऑपरेटर को जो है इन स्पेस के से उस परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद ही री एंट्री का काम शुरू हो सकता है, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि भाई इंटरनेशनल रूल्स भी हैं, लेकिन उसका दिक्कत ये कि दे आर सॉफ्ट लॉ। सॉफ्ट लॉ मतलब कि ऑपरेटर्स आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो। तो सॉफ्ट लॉज, ये भी एक टर्म याद रखना, सॉफ्ट लॉज मींस द ऑपरेटर्स आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो दीज लॉज। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म ये भी आपको सीखने को मिला। बैरन लैंड फैलेसी। अब यहाँ पे बैरन लैंड फैलेसी क्या है? फैलेसी यानी कोई ऐसी चीज जो गलत हो लेकिन बहुत प्रचलित हो, है ना। तो बैरन लैंड फैलेसी एक आइडिया जो ये कहता है कि ऐसा कोई भी लैंड जहां पे ट्री कवर नहीं है, अगर पेड़ नहीं है तो वो लैंड बैरन हो जाता है। ऐसा लोग मानते हैं कि अगर यहाँ कोई पेड़ नहीं है तो ये बिल्कुल बैरन लैंड है ना। तो ट्री लैंड, बैरन लैंड फैलेसी यही है कि बोलता है कि भाई अगर कहीं पे भी ट्री कवर नहीं तो उसको बैरन लैंड मत बोल दिया करो, है ना। हो सकता है कि वहां पे मतलब किसी और तरीके से वो इकोसिस्टम वर्क कर रहा हो। ऑथर का कहना है कि लोग क्या करते हैं, बैरन लैंड देख करके इनको लगता है कि बैरन लैंड है तो उसमें कुछ भी पेड़ लगा देते हैं, यूकेलिप्टस लगा देते हैं, जो कि वहां से और ज्यादा पानी खींचना शुरू कर देता है ना। तो ऐसे अनसूटेबल कंडीशंस वाले पेड़ मत लगाओ, ऐसे मतलब पहले उसकी पूरी इकोसिस्टम को समझो, उसके बाद ही उसको बैरन और कुछ भी डिक्लेयर करना है तो करो। एडिटोरियल पार्ट में जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रिपल टेस्ट अड्रिफ्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा है कि इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन 1978 में आई थी, 1978 में कहां से आई थी? तो 1978 में केस था जिसका नाम है बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा। बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा 1978। इसमें एक जजमेंट आया था वी आर कृष्णा अय्यर जी का, जिसमें उन्होंने कहा था ट्रिपल टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग एन इंडस्ट्री। और इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 जो था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, उसका सेक्शन 2J याद रखना है, उसका सेक्शन 2J, जिससे कि ट्रिपल टेस्ट के बेसिस पे डेफिनेशन आई थी इंडस्ट्री की। ट्रिपल टेस्ट कौन सा था? पहला टेस्ट था सिस्टेमिक एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो सिस्टेमेटिक होनी चाहिए। दूसरा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कोऑपरेशन पे बेस्ड होना चाहिए। एंड तीसरा, प्रोडक्शन होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स रादर देन दोज दैट आर प्योरली रिलीजियस और स्पिरिचुअल। मतलब ऐसी सर्विसेज गुड्स होने चाहिए जो कि फुलफिल करे नीड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, नॉट प्योरली रिलीजियस और स्पिरिचुअल, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव को इरेलीवेंट कर दिया गया था। तो ये ट्रिपल टेस्ट था जो वी.आर. कृष्णा अय्यर ने रखा था, 2J इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इतना आपको बेसिक याद रखना है। फिर अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि जो बैठी कमेटी, उसने सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, उसने ये कहा कि हम सेक्शन 2J को अब नए जो IRC है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो आया है 2020 में,
उसमें हम सेक्शन उसका जो 2P है वो अब जो नया सेक्शन है वो 2P हो गया इंडस्ट्रीज का, तो उसमें हम पुरानी डेफिनेशन नहीं लेकर के चलेंगे, केवल और केवल जो एग्जिस्टिंग इश्यूज है उसमें पुरानी डेफिनेशन लेकर के चलेंगे, है ना। तो जो अभी एग्जिस्टिंग केसेस है उसमें तो पुरानी डेफिनेशन ही रहेगी इंडस्ट्री की, लेकिन नए के लिए हम ये डेफिनेशन नहीं लेंगे। इसके अलावा ट्रिपल टेस्ट को भी उन्होंने कहा कि रिफाइंड ट्रिपल टेस्ट हम इसको नाम देंगे, उसमें जो भी चेंजेस करने वो करेंगे। ऑथर का ये कहना है कि सेक्शन 2P जो आईआरसी का डज नॉट मूव अवे फ्रॉम कृष्णा अय्याज ट्रिपल टेस्ट टोटली, ये टोटली ट्रिपल टेस्ट से मूव नहीं कर रहे, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा तो बोल ही रहे हैं। तो ऑथर ने वही कहा कि भैया ये ट्रिपल टेस्ट जो था वो केवल केवल मतलब ऐसा नहीं था कि वर्कर्स के राइट के लिए था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, है ना। इंडस्ट्री का जो जितना आप ब्रॉड रखोगे उतना बेटर है, जितना आप शैलो करते जाओगे उतना गवर्नमेंट कंट्रोल होता जाएगा, गवर्नमेंट के कंट्रोल से छूटती भी जाएंगी चीजें। तो वो सारी चीजें ऑथर ने बोली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते देखते क्या इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम एंड द राइट टू डिसेंट। अब आप सबको पता है कि वंदे मातरम जो है वो 3 मिनट 10 सेकंड का अप्रूव कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, पूरे के पूरे जितने 6 स्टैंजाज हैं सब गाने पड़ रहे हैं ना। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1950 में जब उन्होंने लिया था तो उन्होंने फर्स्ट 2 स्टैंजास लिया था, क्योंकि उनका रीजन ये था कि बाकी के जो आगे के जो थर्ड स्टैंजा से शुरू होता है दैट इज इन्वोकिंग हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। उनका कहना है कि तीसरे स्टैंजा से अगर आप पढ़ोगे तो वो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए लिखा गया है बेसिकली। तो आप इंडिया एक सेक्युलर कंट्री, उसमें आप इस तरीके की चीजें नेशनल लेवल पे नहीं ले सकते हो जो कि एक पर्टिकुलर रीजन के तरफ बायस्ड हो, है ना। दिस इज व्हाट द थिंकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर स्टेटस 1950 में दिया गया था फॉर इट्स हिस्टोरिक रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, लेकिन इट वाज नेवर मेड अ नेशनल एंथम और अ को एंथम। 1937 में कांग्रेस ने कहा था बेसिकली कि फर्स्ट 2 स्टेंजास को रखा जाएगा। अब इसमें ऑथर ने यह कहा कि देखो सुप्रीम जो प्रेजेंट लॉ है वंदे मातरम का, अगर आप पढ़ो उसको, है ना, तो अभी भी ऑथर ने कहा है कि आपको नया कुछ नहीं चाहिए, अभी भी अगर आप फर्स्ट 2 स्टेंजाज ही गाना चाहते हो तो आप वो भी गा सकते हो, नेक्स्ट स्टेंजाज अगर आप नहीं गाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, दिक्कत क्या है बस नए लॉ में, अगर आप कहीं चल रहा हो वंदे मातरम और आप उसको फिर उसमें फिर खलल डालो, है ना, दैट इज प्रॉब्लमैटिक इन द न्यू वंदे मातरम लॉ। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी बहुत पुराने पुराने केस है। अगर आप विजय इमैनुअल का केस पढ़ो, है ना, ये कई बार मैंने पढ़ाया, जब मैं कोर्स लेता था तो मैं पढ़ाता था विजय इमैनुअल का कोर्स। 1986 का केस है, बहुत ही फेमस केस है, जिसमें विजय, बीनू मोल और बिंदु इमैनुअल 3 भाई बहन थे जिन्होंने जो जब जनगण मन चल रहा था तो वो साइलेंटली स्कूल असेंबली में खड़े रहे, उन्होंने गाया नहीं बट दे स्टूड साइलेंटली। तो इसमें पहले तो इनको एक जो केरला हाई कोर्ट है उसने उनका एक्सपल्शन अपहोल्ड किया था, मतलब स्कूल ने इनको निकाल दिया। केरला हाई कोर्ट ने उसको मान भी लिया कि हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करने की, है ना। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया विजय इमैनुअल वाला, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को चेंज कर दिया और उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकते हो टू सिंग बिकॉज इट विल गो अगेंस्ट द राइट टू आर्टिकल 19(1)A यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 1A के भी अगेंस्ट है, और आर्टिकल 25 जो राइट टू एक्सप्रेस रिलीजन एंड वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस जो है 25 और 26 आर्टिकल, है ना, प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन एंड राइट टू कंसाइंस, इन दोनों के अगेंस्ट जाता है। तो दिस इज व्हाट was there in the बिजॉय इमैनुअल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते गाने के लिए अगर उसका कॉन्शियंस उसको अलाउ नहीं कर रहा है तो, ठीक है ना। एक टर्म था फॉर्श्योरी। फॉर्श्योरी क्या होता है? इट्स अ सिटीजन हु ऑब्जेक्ट्स टू रिसाइटिंग वर्सेस दैट आर ऑन देयर फेस प्रेयर्स टू हिंदू गॉडेसेस, ठीक है। तो फॉर्श्योरी याद रखना, इट्स अ सिटीजन हु ऑब्जेक्ट्स टू रिसाइटिंग वर्सेस दैट आर ऑन देयर फेस प्रेयर्स टू हिंदू गॉडेस। तो ये आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड ऑथर ने लेकिन हाँ ये कहा कि अगर आप प्रिवेंट करते हो, डिस्टर्ब करते हो सिंगिंग ऑफ नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम, तभी आपको पेनलाइज किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप नहीं गाते हो बाकी के स्टैंजास तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो भैया आप। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट अगर है तो। यहाँ पर एक हंगरी के एक न्यूक्लियर प्लांट का नाम था, तो हंगरी का न्यूक्लियर प्लांट का नाम है पैक्स जो भी है याद रखना, है ना, पैक्स न्यूक्लियर प्लांट। तो ये हंगरी में, पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए अब मैं बता रहा हूँ।
और हंगरी का थोड़ा आपको मैप भी दिखा देता हूँ कि हंगरी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो देखो ऊपर आपको स्लोवाकिया दिख रही होगी, देन आपको यूक्रेन दिख रही होगी, देन इधर आपको रोमानिया दिख रही होगी, देन नीचे आपको सर्बिया, इधर साइड क्रोशिया, देन स्लोवेनिया, देन ऑस्ट्रिया। ये कंट्रीज याद रखना, हंगरी की बॉर्डरिंग कंट्रीज है स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। यूरोपियन कंट्रीज ही हैं दोनों, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, देन ऑस्ट्रिया, क्रोशिया, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन। तो यूक्रेन को छोड़ के बाकी सब या वाली कंट्री हैं, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, सर्बिया, रोमानिया, है ना। और हंगरी और यूक्रेन बस दो ऐसी है, ठीक है ना। हंगरी की कुछ इंपॉर्टेंट जगह देखो, नोग्राड दिख रहा होगा, हेवेस दिख रहा होगा, है ना। और बिहार भी है, बिहार भी दिख रहा है, हसदू बिहार। तो बिहार तो हर जगह ही है, आप जब जानती हैं, तो बिहार यहाँ पे भी है। तो दैट इज व्हाट इज देयर। ये मैप इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको देखूं मैं। हंगरी वैसे अगर आप देखो तो ऐसा दिखता है, मतलब यूरोप के बीच में ऐसा पड़ा हुआ है ना। तो ये भी आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ताइवान बेसिकली उन्होंने अभी कसम खाई है कि हम दोबारा कभी 1 इंच नहीं देंगे चाइना को, है ना। चाइना का इंडिपेंडेंस 1949 में हो गया था। आप सबको पता है कि वहां पे 1949 के आसपास सिविल वॉर भी चल रहा था। इसके बाद ताइपेई आ गए थे, जो रिपब्लिक ऑफ चाइनीज थे, माओ जेडोंग से हार गए थे सिविल वॉर को, तो फिर वो ताइपी भाग आए थे 1949 के आसपास, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना। देन उसके बाद 1958 में लड़ाई झगड़ा हुआ था चाइनीज फोर्सेस के साथ, विच इज नोन एज द सेकंड ताइवान स्टेट क्राइसिस, है ना। तो सेकंड ताइवान स्टेट क्राइसिस जो था वो कब हुआ था, 1958 में। उसी की अभी 68th एनिवर्सरी मना रहे थे ये लोग ताइवान में। बाकी चाइना बोलता है वन चाइना पॉलिसी, मतलब कोई ताइवान वाइवान नहीं है, सब चाइना ही है। सो दैट इज व्हाट हैज बीन द एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।